हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आ गए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। एंड टुडे वी इनफैक्ट टुनाइट वी गोना बी डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि अब तक जिंदा है। और देखेंगे कि वो जिंदा क्यों है, क्यों कहते हैं आज भी कि भुट्टो जिंदा है, और देखेंगे कि वाकई क्या जिंदा भी है कि नहीं। ठीक है। और हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक और पर्सनालिटी लिंक्ड है। जब जब जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आएगा तो ज़ियाउल हक का नाम भी साथ साथ आएगा। ठीक है। तो ये डबल जी जो है ये साथ साथ आएंगे। चल के देखते हैं। हमारे पास जब भी कोई हमारे पास लीडर आएगा, मेरा बेटा हमेशा याद रखना कि उसकी दो पॉलिसीज होंगी, एक डोमेस्टिक होगी और एक होगी फॉरेन। डोमेस्टिक में उसने अपनी बाउंड्रीज के अंदर जो जो काम किए वो आएंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिनको इकोनॉमिक पॉलिसीज कह सकते हैं आप, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है। और कभी कभी आप हेल्थ रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है तो लोगों के बीमार होने के भी चांसेस हैं, तो जब बीमार होंगे तो उनके लिए दवाइयों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसी दवाइयों के लिए सर्विसेज देने के लिए डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। और मुल्क चलाने के लिए इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री की जरूरत है। ठीक है। इन सारी चीजों को हम डोमेस्टिक पॉलिसीज में लेते हैं, और इन डोमेस्टिक पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए मेरा बेटा याद रखना, तुम्हारे पास कोई कानून होना चाहिए। ठीक है। तुम्हारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अंदर रहते हुए तुम कहो कि दिस इज अलाउड और दिस इज नॉट अलाउड, और दिस इज अलाउड लाइक दिस और नॉट लाइक दिस। ठीक है। कोई फ्रेमवर्क होगा जिसके अंदर तुम किसी बात को मनवा सकते हो, और अगर नहीं मनवा सकते तो ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए तो मान लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक पॉलिसीज में आएंगी। अगर आप गौर से देखें अगर अपने सामने, तो आपको नजर आ सर रहा होगा। जी जी। यस बोलो बेटा अंजिया। सर मतलब रिफॉर्म्स पास करवाने के लिए रिफॉर्म्स पास करवाने के लिए अ, हम लॉ पास करते हैं ना एक। यस, हम पार्लियामेंट में लॉ पास करते हैं। ठीक है। वो होता है बिल। ठीक है। सही है। उस बिल के थ्रू रिफॉर्म आता है। ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जब फॉरेन पॉलिसी की बात आ रही है तो जुल्फिकार अली भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी को भी हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की कोई भी पॉलिसी सामने आने से पहले सबसे पहली चीज जो हमारे पास किताब में भी आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी ही है। लेकिन इसका जरा हमने सीक्वेंस नीचे रखा हुआ है, डिस्कस जरूर कर लेते हैं। 1971 के फौरन बाद आया 1972, और 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। देखो 1971 के फौरन बाद 72 की कहानी इसलिए है, जरा गूगल करके चेक करो मेरा बेटा, ये शिमला एग्रीमेंट का महीना कौन सा था। क्योंकि तुम्हारे पास जब बांग्लादेश अलग हुआ है, बना है, तो वो बना है 21 दिसंबर 1971, 21 दिसंबर 1971। ठीक है। ये वो तारीख है। तो 10 दिन बाद मेरे ख्याल से 1972 शुरू हो जाएगा। ये चेक करो कि शिमला एग्रीमेंट कौन से महीने में साइन हुआ। वॉज इट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून? जल्दी से चेक करके बताओ। सर जुलाई। जुलाई। इसका मतलब 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, है ना। यस सर। जी सर। अब ये 6-7 महीनों में सबसे बड़ा मामला था जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनिशिएट किया। क्योंकि बाकी सारी चीजों में आते हुए टाइम लगा होगा, लेकिन इस वाले मामले में ये मामला सबसे पहले अकर हुआ होगा, क्योंकि 6-7 महीने का ही छोटा सा टाइम है। ये फॉरेन पॉलिसी को हम देखेंगे बाद में, बस इतना जान लो कि ये शिमला एग्रीमेंट क्या था। शिमला एग्रीमेंट जो आपके 90,000 फौजी जो बांग्लादेश में रह गए थे सरेंडर करने के बाद, उनको वापस लाने की एक तरकीब थी। और ये पैक्ट साइन हुआ, ये एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उसके थ्रू ये वापस आया। 80-90,000 लोग आपके जो फौजी थे
वो फौजी वहां रह गए थे, ठीक है, उनको पकड़ लिया गया था, तो उनको रिलीज करवाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी के साथ साथ लोग खुश नहीं हुए होंगे इसके, जब 80-90 हजार लोग हैं, अगर हर 80-90 हजार में एक एक बंदा ही कोई ले लो, तो ये एक एक खानदान भी अगर ले लो तो 80-90 हजार खानदान, हालांकि इससे तो बहुत ज्यादा ही होंगे, डबल करना चाहिए हमें। तो कितने खानदानों की कितने खानदानों का ट्रस्ट बड़ा होगा इस पे कि यार कितना अच्छा आदमी हमारे लोगों को वापस बुला लिया, खासकर फौज को। लेकिन फौजी जो थे वो काफी डाउन थे, क्योंकि वो जंग हारे हुए थे, ठीक है। इसको तफसील से देखेंगे शिमला एग्रीमेंट में। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास चेंजेस इन द मिलिट्री, जो कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हैं, उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपका फीडबैक चाहूंगा, आप मुझे बताएं कि एक एक करके कोई मुझे चेंजेस इन मिलिट्री के बारे में बताया कि आपने क्या देखा, क्या समझ आया, क्या पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही हैं, क्या एग्रीकल्चर में हुआ, क्या इंडस्ट्री में किया उसने, जरा मुझे बताओ, ताकि एक एक फैक्टर तुम लोगों को एक एक दूसरे के फीडबैक से याद हो जाए। यस, एनीवन गो अहेड। सर फर्स्टली तो ये कि मतलब उन्होंने 29 मतलब बंदे निकाल दिए थे मिलिट्री से, और जनरल तिक्का खान को मतलब एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था। उन्होंने पोस्ट का नाम भी चेंज कर दिया था, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उन्होंने एफएसएफ को एफएसएफ इंट्रोड्यूस किया, जो अपने अपोनेंट्स के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा था, ओपोनेंट्स के। तो उनको मतलब बहुत से लोगों को मतलब मर्डरिंग का मतलब ब्लेम वगैरह वो दिया, क्या कहते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के साथ साथ क्लैरिटी भी ले आता हूँ एक चीज में, ठीक है। पहले मैं कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन तुमने अगर खुद ही दुरुस्त कर ली तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज करने लगा। देखो, यहाँ पर एक बंदा एफएसएफ बना रहा है और वो गेट रिड ऑफ दी अपोनेंट कर रहा है, यानी मतलब अपने ओपोनेंट्स को या तो पिटाई लगवा रहा है या फिर किसी ना किसी तरीके से तंग कर रहा होगा, है ना। इवेंचुअली तो वो मर्डर की कहानी आ रही है, लेकिन बेसिकली तो तंग कर रहा है। तो क्या ये लोगों को अपने लोगों के अपने अगेंस्ट लोगों को खिलाफ नहीं कर रहा है, मतलब अपने अगेंस्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मिसयूज कर रहा है ना। यस सर। क्या इसी तरह किसी और पॉलिटिशियन ने या किसी और रूलर ने मिसयूज किया था किसी और चीज से? याद करो, अभी 2 दिन पहले हमने किसी चीज का नाम पढ़ा था, PRODA, क्या वो भी ऐसी कोई चीज थी? प्रोडा एक्ट, PRODA, क्या उसमें भी इसीलिए बनाया था कि ये करप्शन को निगरानी करेगा, लेकिन लोगों ने उसको गलत यूज किया था? कोई ऐसी कहानी याद आ रही है? नहीं आ रही तो मेरे साथ इधर चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। यहां आनी चाहिए। यहां था वो प्रोडा एक्ट, PRODA, ये रहा। In 1954, Proda was reappealed by Bogra, annoyed by Malik Ghulam Mohammad, retained and dissolved assembly। ये प्रोडा का जिक्र यहां पर आया था, ये और ऊपर लियाकत अली खान वाले मामले में। ये देखो, प्रोडा was introduced, gave power to dismiss people from office, meant to prevent corruption, but gave officials power to remove opponents। याद आया कुछ?
यस ये सर, ये लियाकत अली खान के जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि फेलियर में कन्वर्ट हो गया था। देखो एफएसएफ उसने बनाई होगी शायद अच्छे काम के लिए, ठीक है, लेकिन यस सर, बाद में उसने यूजेज क्या लिया उससे, कि जहां कोई बंदा उससे नहीं समझ रहा था वहां उसने उसको कहा जरा इस बंदे को तो जरा दो टिका के आओ ताकि ये सही बने, जैसे पंजाबी में कहते हैं बंदे सर को। सर हाँ जी सर, जैसे कि आजकल का नैब वैसे रिकॉर्ड हो रहा है। यस 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 यस, हाँ वो लोग कहते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ पहले पिछले हुकूमतों में ऐसा था, क्योंकि पिछली हुकूमत में लोग इंटरफेयर करते थे, इस उसमें हुकूमत में इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ मीडिया कहता है कि इंटरफेरेंस है। वो मीडिया इसलिए कहता है ताकि बदजन कर सके लोगों को। तो हम जानते हैं कि बंदा वैसा नहीं है जैसे पहले लोग हैं, करप्शन वाला तो मामला ही नहीं है ना। तो वो क्या कि इसको पिन पकड़ो उसको पिन पकड़ो, हमें पता है चोरी को पकड़ रहे हैं, पहले नहीं पकड़ते थे, वो कहते थे हमें ना पकड़ो क्योंकि ये भी हमारा आदमी। खैर, तो चेंजेस इन मिलिट्री सबसे पहले he brought, and you told me very rightly that he brought टिक्का खान सानी, और इनको रिप्लेस किया, और गुल हसन साहब जो थे एज अ आर्मी चीफ उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इनको लेकर इसलिए आए थे कि पावर्स दें इनको, और ये इनके सपोर्टर थे, ठीक है, तो इसलिए इनको लेकर आया, अपना बंदा बिठाया, इस्टेब्लिश की एफएसएफ फोर्स, ठीक है। एफएसएफ फोर्स का पॉइंट और टिक्का खान का पॉइंट तुम याद रख सकते हो, चेंजेस इन द मिलिट्री, लेकिन इन दोनों को तुम आगे कैसे लेकर जाओगे। टिक्का खान को रिप्लेस किया था गुल हसन साहब को, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, और ये पोस्ट भी पहली बार बनी थी, कमांडर इन चीफ था इससे पहले, याद है, सोएमन ने याद दिलाया था हमें सीएनसी के नाम से, वो कमांडर इन चीफ था। अब इस कमांडर इन चीफ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर दिया था, ठीक है। और यहां पर वो 29 ऑफिसर्स का जिक्र यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें याद है, ठीक है। उस 29 ऑफिसर्स को भी आगे पीछे करके निकाल दिया था और दूसरों को भर्ती कर लिया था। और एफएसएफ में मिसयूज हुआ, ठीक है, और ओपोनेंट्स को तंग करा, और अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग भी एक मामला आया, जिसके नतीजे में भुट्टो साहब को फांसी भी हुई। अभी हमने अर्ली बात कर ली है, हालांकि ये पॉइंट बहुत लेटर ऑन आना है, लेकिन हम जिक्र करके आगे चलते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या लिखा है, अप्रूव हुआ, इट वाज डेमोक्रेटिक, स्ट्रेंथन हिज गवर्नमेंट एंड नो मोर क्रिटिसिज्म, क्योंकि एक कानून दे दिया, और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हुए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इम्प्रूव्ड वर्जन था ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, ठीक है। हाँ जी बोलें सर। इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने 1935 का गवर्नमेंट एक्ट से बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो था एक्ट, वो भी इसने इसमें डाला, जिसकी वजह से दो हाउसेस है, लोअर और अपर हाउस, एग्जैक्टली, जिसको नेशनल असेंबली और सेनेट भी कहते हैं, एग्जैक्टली, जो और बहुत मशहूर कहते हैं जो लोअर हाउस था, वो क्या कहते हैं, उसकी सीट्स इक्वल थी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की, पर जो अपर हाउस था सेनेट, उसकी सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंस थी, मतलब उनके इक्वल रखने के लिए। और इससे ये फायदा हुआ कि पंजाबी जो डोमिनेशन हो रही थी वो रुक गई, और माइनॉरिटीज को हेल्प मिल गई ज्यादा पावर में आने में। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम हुआ ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम इतना जबरदस्त था, ठीक है, सिंपलिसिटी, सिंपल वे में बता रहा हूं, इतना जबरदस्त था वो कॉन्स्टिट्यूशन कि वो आज तक चल रहा है, ठीक है। हाँ उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, या लूप होल ना भी कहें तो ये था कि उस वक्त वो सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी, तो बाद में कभी अराइज हुई तो उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसको आप कहते हैं अमेंडमेंट, ठीक है ना। आप अक्सर सुनते होंगे 18th अमेंडमेंट, ठीक है ना। और इस तरह की अमेंडमेंट जो होती है तो उसके वो नंबर बता देते हैं कि ये नंबर है, ठीक है। तो अभी तक कोई 21 या 20 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये नाम दिया जो कि पॉजिटिव फीचर है इसका, हाउस पॉजिटिव फीचर, ठीक है। और उलमाज ने इसको अप्रूव किया, ठीक है, खुश थे वो इस पे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, जमात इस्लामी ने इस बात को इंडोर्स किया, ठीक है।
Lower house National Assembly had seats equal to the population, but upper house Senate had seats equal in provinces. ठीक है? Thus it helped minorities and stopped the Punjabi domination. This was the point जो कि अभी अभी राज ने बताया और बहुत अच्छे से बताया. अच्छा जी, हमारे पास ये 2-3 फैक्टर्स हो गए. अब हम आगे अगर चलें तो हमारे पास एग्रीकल्चर के बारे में बात है, लैंड रिफॉर्म्स हुए और हाल्व्ड द अयूब्स लिमिट. अयूब खान ने एक लिमिट बनाई थी 500 यार्ड और 1000 यार्ड के हवाले से. ठीक है, इनफैक्ट एकर्स के हवाले से. लैंडलॉर्ड्स अंडरस्टेटेड इट बाय ट्रांसफरिंग लैंड्स, thus it was not brought in properly. जो लैंड के रिफॉर्म्स थे उसकी लिमिट इन्होंने आधी कर दी थी, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अंडर स्टेट किया हुआ था सारा का सारा मामला जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था. Tenant first right of purchase was given but useless since tenant was too poor. ये वो दो चीजें थी जो एग्रीकल्चर में उन्होंने की तो, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं थी क्योंकि हर जगह पर लैंडलॉर्ड ज्यादा ताकतवर था और टेनेंट जो था वो काफी कमजोर था. इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या बातें की? इंडस्ट्रीज में उन्होंने ये बात की कि नेशनलाइज किया. ठीक है, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज का मतलब समझ लो. नेशनलाइज सारी चीजें हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली. जैसे कि प्राइवेटाइज का मतलब कि किसी और ने हुकूमत के अलावा, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं. ठीक है, ये नेशनलाइज इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है कि हुकूमत ने कहा सारी इंडस्ट्रीज हमारे कहने हमारे अंडर चलेंगी. ठीक है, सो प्लस पॉइंट ये था कि नेशनलाइज इंडस्ट्रीज लीडिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन गोइंग डाउन बाय 25%. ठीक है, इस नेशनलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर तो गई. ठीक है, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि इतना ऊपर गई कि जो महंगाई थी वो 25% नीचे आ गई. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड that lack of experts, qualified managers to run these, since there were no education system in place to produce the qualified teachers या qualified doctors या experts. हमारे पास जो चीज हमें फायदा दे रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें हमारे पास ये समझ लें कि हमारे पास अचीव करने को बहुत कुछ था, लेकिन हमारे पास लोग ही नहीं थे जो हमें अचीव करके देते. हमारे पास वो लॉट जो पढ़ी लिखी लॉट थी उसको निकलने में ही बहुत टाइम था. ठीक है, तो हमारे पास लैक ऑफ एक्सपर्ट्स भी थे और हमारे पास क्वालिफाइड मैनेजर्स का भी बहुत लैक था, हमारे पास क्वालिटी टीचर्स का भी लैक था. ठीक है, तो इसका मतलब इस लैक को कवर करने के लिए आपके पास एक और पॉइंट आ रहा है नीचे, जिसमें एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं था, तो एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की. ठीक है, फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड, बट हुआ क्या? एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इन प्लेस टू प्रोवाइड दिस. ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम की, उन्होंने कहा तो हम सबको प्रोवाइड करेंगे फ्री एजुकेशन, लेकिन उनके बस की पूरी बात नहीं थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. प्लस चाइल्ड लेबर टेंडेंसीज meant that it was unlikely to succeed. हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर की बात आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, है ना, जानते हैं आप उसके बारे में अच्छे से. अभी पिछले हफ्ते हमने वो चैप्टर किया चाइल्ड लेबर वाला. ठीक है ना, तो वो ये बता रहे हैं कि चाइल्ड लेबर इतनी ज्यादा थी वहां पर कि हमारे पास ये वाला प्लान कि जब सब लोग पढ़ रहे हो, इसको बहुत अनलाइकली था कि ये कामयाब हो. ठीक है, हालांकि फ्री कर दी थी एजुकेशन. भाई एजुकेशन फ्री हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कोई नहीं पढ़ना चाहता हो. ठीक है, आज जैसे आपको सुबह स्कूल जाने के लिए कहते हैं, आपको तो मैं नहीं जा रहा भाई. ठीक है ना. अच्छा, इसी तरह लिटरेसी रेट वाज इंक्रीज्ड बाय मेयरली 1%. ठीक है, तो एजुकेशन के लिए काम तो उन्होंने करने का बेड़ा तो उठाया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया. ठीक है, इसी तरह जैसे कि आपकी नेशनलाइजेशन से इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, लेकिन आपके पास उसमें बूम नहीं कर सकते थे आप, और क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं थे, आपके पास क्वालिफाइड एक्सपर्ट मैनेजर्स नहीं थे, एजुकेशनलिस्ट नहीं थे आपके पास. आगे अगर हम चलें तो उन्होंने और कौन सी चीजों को टच किया? हेल्थ रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी. अब इसको
तसल्ली से देखो हेल्थ रिफॉर्म को, 2-3 मिनट लो, 2-3 मिनट देके एक बंदा हेल्थ रिफॉर्म बताए, एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन बताए और एक बंदा फॉरेन पॉलिसी बताए, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे कि सब में से एक पॉइंट लेके 6-7 फैक्टर बना लें, क्योंकि यहाँ कितनी हेडिंग्स है हमारे पास, फॉरेन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ रिफॉर्म 3, एजुकेशन 4, इंडस्ट्री 5, एग्रीकल्चर 6, कॉन्स्टिट्यूशन 7, चेंजेस इन मिलिट्री 8। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 8 है, तुम्हारे पास 14 मार्क्स का सवाल तो पूरा हो रहा है यहाँ 7 फैक्टर्स के साथ, तुम्हारे पास 8 फैक्टर है, तुम किसी एक को कम करने के बावजूद भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये कि किसी एक फैक्टर में ही देखो 3-3 फैक्टर नजर आ रहे हैं तुम्हें। बिल्कुल सर, जैसे कि ये हेल्थ रिफॉर्म्स का पहला जो पॉइंट है उसमें कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो थी वो बहुत हाई थी, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, और इसको कम करने के लिए या अपोजिट बदलने के लिए उसने रूरल हेल्थ सेंटर्स खोले गांव देहात लोगों में, विलेजेस वगैरह में, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, जिससे फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रही थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो उसका रेट था वो रिड्यूस हो रहा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई हो रही थी। जबरदस्त। अब यहीं रुक जाना मेरे बेटे, यहीं रुक जा। हमने पिछले हफ्ते किया था ना वो पॉपुलेशन वाला चैप्टर, अभी जब चाइल्ड लेबर वाली बात कर रहे थे, याद करो उसमें एक सवाल था कि ग्रोथ रेट ज्यादा कैसे हो गया, याद है? हमने एक बात हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स और ये कि डेथ रेट इतना स्लो क्यों हो गया, याद है? ये बात की थी हमने। अब देखो भुट्टो साहब ने, यहाँ पे भुट्टो साहब ने कहा यार लोग बचपन में मर जाते हैं, ठीक है, या बुढ़ापे में पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, उनको दवा वगैरह नहीं मिलती, तो उसने हेल्थ केयर सिस्टम में जरा अच्छा सेटअप लगाया कि उन इलाकों में जहां पे फैसिलिटीज नहीं है वहां फैसिलिटीज पहुंचाई, प्लस जो दवाइयां बहुत महंगी मिलती थी उनको सस्ता कर दिया। तो इसका मतलब वो जो हमने ज्योग्राफी में चीज पढ़ी थी वो यहाँ आ गई हमारे पास कि बेटर इक्विपमेंट, बेटर फैसिलिटीज, इन दोनों की अवेलेबिलिटी की वजह से आपको टाइम पे दवा मिली, आपको टाइम पे फैसिलिटी मिली, जिसकी वजह से आपके मरने का रेट, लोगों के मरने का रेट, डेथ रेट हल्का हो गया, रुक गया। पहले 100 लोग मरते थे, अब 20 लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो फर्क है जो हम वहां देख चुके थे। देखो तुम्हारे हिस्ट्री में आ गई वो वाली बात कि इस आदमी ने देखा कि यहाँ जरूरत है, तो इस आदमी ने यहाँ कोशिश की और उस कोशिश का नतीजा तुम्हें ज्योग्राफी के हवाले से मिल भी रहा है कि देखो यहाँ पे बात भी कर रहे हैं वो कि इन बेसिक है, उसकी वजह से फायदा भी हुआ आगे। अब पता चल रहा है कि उस जमाने के लोगों की, उस जमाने के जो लोग थे, उस जमाने के जो लोग थे जो इस जमाने में यंग होंगे, उनके बच्चे आज बूढ़े हुए होंगे। अगर गौर से मेरी बात समझो, 1970s में जो लोग बूढ़े हुए होंगे, जो मरते मरते बच गए होंगे इसकी, इस फैसिलिटी की वजह से, उनके बच्चे जो 1970s में पैदा हुए होंगे, आज वो तकरीबन 50 साल के होंगे, होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो उनके लिए उनके अब्बा से सुना हुआ एक जुमला होगा कि यार भुट्टो साहब बहुत अच्छे थे, तो क्या उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपने किसी की तारीफ सुनी हो अपने अब्बा अम्मा से, तो आपके लिए भी वो बंदा अच्छा है, भले दुनिया के लिए वो कितना ही बुरा हो। हमें पता नहीं होगा पर हमें पता नहीं होगा कि वो दुनिया में और क्या बुरे काम करता होगा, लेकिन हमने सुना है कि यार वो अच्छा आदमी था क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, या मेरे अम्मा अब्बा उसको अच्छा रिगार्ड करते थे, तो मेरे लिए भी वो अच्छा ही है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो जो आदमी आज 40, 45, 50 साल की एज ग्रुप में होगा और उसको किसी भी भुट्टो के रिफॉर्म से फायदा हुआ होगा, तो मेरा बेटा उसके लिए भुट्टो आज भी जिंदा होगा कि नहीं? होगा। पर सर क्या कहते हैं, ये जो सारी मेडिसिन और ये हेल्थ केयर वगैरह फ्री दे दी थी, सब चीपर हो गया था, इसकी वजह से एक नेगेटिव पॉइंट ये क्रिएट हुआ कि फॉरेन कंपनीज जो थी या ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स जो मेडिसिन ये बनाती थी, उन पे ये इफेक्ट पड़ा कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो इनकी यहाँ पे फर्म्स एस्टेब्लिश थी जहाँ यहाँ पे काम करते थे मेडिसिन बनाने का, वो यहाँ से हटा के दूसरी कंट्रीज में ले गए। एग्जैक्टली इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे कम हो गई। एग्जैक्टली ये उसका लेटर ऑन वाला पॉइंट है और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर कंपनीज बेसिकली प्रॉफिट, देखो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो क्या फायदा, ठीक है ना। अच्छा जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट रह गया, कोई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात बताए और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात बताए, ताकि इस वीडियो को हम यहीं खत्म करें और जब नेक्स्ट वीडियो शुरू करें तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करें।
और जब हम वापस आए तो हम नए टॉपिक के थ्रू जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में राज या राफे या कोई भी जल्दी से, 1.5 मिनट है हमारे पास। सर भुट्टो को लग रहा था कि मतलब जो हमारे सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी वो फुल ऑफ करप्ट थी, तो उसको मतलब रीऑर्गेनाइज करने के लिए उसने ना मतलब यूनिफाइड पे स्केल्स वगैरह मतलब इम्पोज वगैरह किए, और उस पे मतलब न्यू जॉब नए रूल्स लाया जिसकी वजह से जॉब्स वगैरह बढ़ गई और करप्शन वगैरह मतलब एक तरह से जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो रैंक्स बनाए गए थे ना कि इतने लेवल